everyone. A very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो. Things are fine at your place. इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं and there's a list that we have to cover. तो यहाँ पर ऊपर जो कुछ आर्टिकल्स दिख रहे हैं ये ब्लेंड ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस ही है. जैसे स्कीम श्रेयस है, समुद्रयान मिशन है और करंट रबर लैंडस्केप के बारे में जब हम पढ़ेंगे इंडिया के, तो ये आपके प्रीलिम से भी लिंक करता है और ये आपके मेन से भी लिंक करता है. सारे आर्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम दिस अनामुडी शोला नेशनल पार्क जो आपके प्रीलिम से एसोसिएटेड है, बाकी एवरी आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स प्लस मेन से कनेक्ट करता है. ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस और ये भी विमेन रिजर्वेशन बिल जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है. तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जो आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और यही आर्टिकल एक चर्चा का विषय भी रहेगा आज हमारे लिए, क्योंकि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, तो भी ऐसा विषय है जो पता होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा डिस्कशन इस पे होगा क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल है एंड दैट हैज़ रिसीव्ड ग्रीन लाइट फ्रॉम यूनियन कैबिनेट. तो एक आम नागरिक होने के उससे आपको ये आर्टिकल, इसके बारे में जो दीन दुनिया में इंडिया में चल रहा है आपके आसपास, वो मालूम होना चाहिए. तो ये चर्चा का विषय भी है. मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें इसके क्या हाइलाइट्स हैं, इसका बैकग्राउंड, इसमें द फेवर, basically the arguments that are in the favor of this bill, what is the way forward, so everything will be taken care of. तो it is a blend, मतलब ये एक आर्टिकल जो आपका मेंस के लिए भी चला जाता है और चर्चा के विषय में भी चला जाता है, तो उस नज़रिए से इसको आज पढ़ेंगे. ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं. इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू श्री राम्स IAS चैनल. There you go with this article of today that we have to discuss. Hanging fire for 27 years, 27 साल तक ये बिल बेसिकली ये इसको लाने की बातें होती रही. इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो काफ़ी पुराना, मतलब मैं 1996 की भी बात करूँगी तो वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी एंड बट इट केप्ट लैप्सिंग थ्रू इट्स जर्नी. तो क्यों लैप्स हुआ, क्या कुछ बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है. आई विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. तो ये बिल पहले तो क्या कहता है मैं आपको ये बता देती हूँ. देखो, वैसे तो ये जो बिल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इन क्यू है, ये ना बिल 2008 में भी आया था. 2008 में आया था, राज्यसभा में पास हो गया था. 2010 में, आगे मैं इसकी पूरी अभी डिस्कशन करूंगी, लोकसभा में लैप्स हो गया था. राइट, कैसे होता है, क्या होता है, वो भी आपको बताऊंगी. तो कहने का मतलब ये है, जब ये इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे, दैन इट वाज 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. उसके बाद भी अमेंडमेंट्स हुए हैं. तो अब इन क्यू अगर मैं बात करूं तो जो ऑन गोइंग 5 डे स्पेशल सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर, तो दिस मूव जहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने इसको ग्रीन लाइट दे दी है इस विमेन रिजर्वेशन बिल को, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. बहुत ही बड़ा मूव है ये, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया है. नाउ इट इज 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. ये क्या करेगा बिल? ये बिल का मकसद है, बेसिकली ये लाया गया है, इट एम्स टू इंश्योर कि हमारी लोकसभा के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनना, एक हमारी लोकसभा में, द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कितने परसेंट? 33%. तो 33% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा and not Rajya Sabha, state legislative assemblies, they are reserved for women. This bill ensures that.
right? This change aims to bring that reservation for women in parliament, basically the Lok Sabha and state legislative assemblies, जहाँ पर 33% रिजर्वेशन होगा। तो अगर आप देखो 543 सीट्स हैं अगर लोकसभा में, तो 33% रिजर्वेशन लगाएं तो 181 सीट्स जो हैं वो रिजर्व होंगी किसके लिए? विमेंस के लिए। अब वहां पर अगर आपको पता है जैसे SC/STs के लिए भी सीट रिजर्व होती हैं, उसके अंदर भी 1/3 जो रिजर्वेशन होगी विमेंस के लिए होगी, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। सो दिस रिजर्वेशन विल ऑल्सो एक्सटेंड टू द सीट्स दैट आर ऑलरेडी रिजर्व्ड फॉर SC and ST। तो ओवरऑल ये पर्टिकुलर बिल प्रमोट करना चाहता है ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर विमेन एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इन द गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ पर ना पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता देती हूँ जो आप कनेक्ट कर पाओगे फिर बाद में। देखो क्या होता है, लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है, इन केस, दिस इज अ केस, क्योंकि यहां पर यही बताया गया ना कि पहले 27 साल हो गए इस बिल को, तो पहले ये बिल जो है पास क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज इट केप्ट लैप्सिंग। बोले तो ये कि लोकसभा, इन केस लोकसभा डिसॉल्व, तो क्या होता है बिल के साथ, अगर बिल राज्यसभा में पास हो गया और लोकसभा जैसे 5 साल के बाद डिसॉल्व हो गई, मैं एक सिंपल सा आपको बेसिक चीज बता रही हूँ विदाउट एनी एक्सेप्शंस। अभी 5 साल के बाद देखो राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, राज्यसभा इज परमानेंट, राइट। लोकसभा डिसॉल्व होती है। तो अगर बिल राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है, तो बिल क्या होगा? बिल लैप्स हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? ये मैं क्यों बता रही हूं, अभी आप इसको लिंक कर पाओगे आगे। सो दैट इज द सिनेरियो, ठीक है। देखो अब यही बात है, अभी जो स्पेशल सेशन हो रखा है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है टू दिस मच अवेटेड विमेन रिजर्वेशन बिल। ये मच अवेटेड क्यों बोल रहे हैं उसकी टाइमलाइन भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन 2008 में ये जो बिल है राज्यसभा के अंदर एज अ 108 अमेंडमेंट बिल लाया गया था, पास भी हुआ राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में बेसिकली लोकसभा डिसॉल्व हो गई एंड दिस बिल लैप्स्ड, राइट। और इस बिल, ये जो हिस्टोरिक लेजिस्लेशन है, ये क्या करना चाह रहा है? रिजर्वेशन लाना चाह रहा है, और 1/3 ऑफ ऑल द सीट्स, बोले तो 33% सीट्स इन बोथ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं इस बिल के, मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा देती हूँ इसके प्रोविजंस क्या बोल रहे हैं। तो यहां पर 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, 33% सीट्स रिजर्व कर रहा है लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, लेकिन राज्यसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, एक राज्यसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है। रिजर्वेशन परसेंटेज पता चल गया। इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, तो यहाँ पर जो टोटल सीट्स जो एलोकेटेड है, मतलब जो आपने रिजर्वेशन SCs और STs के लिए जो सीट्स रिजर्व रहती हैं, कुछ 84 सीट्स रिजर्व रहती हैं फॉर SCs एंड कुछ 47 सीट्स जो है वो रिजर्व रहती हैं फॉर STs, तो उसमें भी विमेन का पार्टिसिपेशन होना इंपॉर्टेंट है ना, तो 1/3 रिजर्वेशन इनमें भी अप्लाई होगा, राइट। तो ये जो बिल है 2010 में राज्यसभा के अंदर सक्सेसफुली पास हो गया था, लेकिन इट हैज टेकन अनटिल नाउ टू बी इंट्रोड्यूस इन लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वहां लैप्स हो गया था। अब एक और पॉइंट है, टेम्पोरल लिमिटेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये बिल स्पेसिफाई करता है कि जो रिजर्वेशन है ऑफ सीट्स फॉर विमेन, इट विल बी इन इफेक्ट फॉर 15 ईयर्स। जब ये बिल एक्ट बनेगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट, तब से लेकर ये बिल जो है इट विल बी इन इफेक्ट फॉर 15 सालों के लिए, फॉर 15 ईयर्स। उसके बाद ये रीन्यू होगा, ठीक है। बातें आ रही है समझ में? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये दैट आई एम डिस्कसिंग। अब इसमें ना एक डिलिमिटेशन की भी डिपेंडेंसी है, दैट आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट, राइट। तो पहले ऐसा करते हैं, डिलिमिटेशन की जो इसमें डिपेंडेंसी है उसको भी देख लेते हैं। देखो ये बिल कहता है
कि रिजर्वेशन जो विमेंस के लिए होगी, इट विल ओनली हैपन आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ द सेंसस, द नेशनल पॉपुलेशन सेंसस के जब रिजल्ट्स पब्लिश होंगे। डिलिमिटेशन क्या है, सबको ही पता है। जिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आप बाउंड्रीज को डिफाइन करते हो, उसी के बेसिस पे तो फिर आपको मतलब आप अच्छा आपके एमपी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर, राइट। तो उस एरिया को, उस वो बाउंड्री को डिफाइन करना पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा। हर दिन पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, तो वो 1 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लोकसभा में आपकी 10 सीटें हैं, 12 सीट है उस पर्टिकुलर स्टेट की। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो अब ये काम कैसे कर रहा है, देखो इस बिल से क्या, इस पे क्या डिपेंडेंसी है, सेंसस डिले इफेक्ट। मतलब ये कि भाई जब रिजल्ट पब्लिश होंगे सेंसस के, तो द बिल सेज दैट रिजर्वेशन फॉर वुमेन विल ओनली हैपन आफ्टर द रिजल्ट्स आर पब्लिश। लेकिन द रीसेंट डिले इन कंडक्टिंग एंड पब्लिशिंग द सेंसस पॉसिबली इन 2026, इसका मतलब डीलिमिटेशन प्रोसेस विल ऑल्सो बी डिलेड। ड्यू टू दिस डिले इन डीलिमिटेशन, तो जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा ऑफ दिस विमेन्स रिजर्वेशन, इट माइट नॉट टेक प्लेस अंटिल द जनरल इलेक्शंस ऑफ 2029। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चाहे ये बिल डिस्कस हो गया है, ये बिल इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन ये बिल इट विल कम इन टू इफेक्ट until the constituencies are redrawn based on the most recent census data. तो मैं आपको सिंपल टर्म्स में कंक्लूड करूं तो दिस बिल्स इफेक्टिवनेस इन ब्रिंगिंग मोर विमेन इनटू द पॉलिटिक्स, ये थोड़ा डिले होगा बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिलिमिटेशन प्रोसेस, एंड डिलिमिटेशन प्रोसेस इन टर्न इज अफेक्टेड बाय द रिजल्ट, बाय द डिले इन द publishing census results. तो इसका मतलब the full impact of this bill won't be seen until the elections of 2029. लेकिन ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ये पार्लियामेंट के अंदर आ गया है और ये बिल को यूनियन कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसकी हिस्ट्री अगर आप देखो तो राजीव गांधी जी के टाइम पर, उस टाइम से ये बिल की बात हो रही है, तब भी बोल रहे 27 साल तक ये बिल लटका रहा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राजीव गांधी एंड नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, तो यहाँ पर 1996 में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के नाम से, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली नहीं पास हो पाया, लैप्स हुआ। फिर 1996 के बाद 2004 में भी आया, उससे पहले भी आया, बहुत क्यों है आपको नहीं याद रखनी है। 2008 के अंदर 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के नाम से विमेंस रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, पास कर दिया था राज्यसभा में, लेकिन 2010 में लैप्स हो गया लोकसभा के अंदर, लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, राइट। सो ये बिल यही कर रहा था 33% रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड ग्रुप्स विद इन द 33% कोटा फॉर वुमेन। तो बेसिकली बात ये है कि ये उस टाइम पे 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, लेकिन अब एज वी आर रनिंग इनटू दिस क्यू नाउ इट इज 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और इसके फीचर्स जो हैं वो मैंने आपको बता दी। अच्छा देखो, इम्पॉर्टेंट ये है, थोड़ा सा अब हम चलते हैं कि इसके वो आर्ग्यूमेंट्स दैट आर इन फेवर। आपके लिए एक होमवर्क है, मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स बताऊंगी इन द फेवर ऑफ दिस बिल। नाउ यू हैव टू गिव मी 3 पॉइंट्स दैट गोज विद द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर अगेंस्ट दिस बिल। वो भी हो सकता है, एक तो जैसे कि मान लो ये बिल ओपोजिशन कहे कि ये काउंसिल्स और राज्यसभा असेंबलीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, दिस कैन बी वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट इज अगेंस्ट दिस बिल, राइट। और बहुत से और आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है इस बिल के आने से होगा क्या, क्या चेंजेस होंगे, क्या पॉइंट्स बनते हैं जो इसके फेवर में जाएंगे। सिंपल, वेरी सिंपल एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, विमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। अगर देखो मैं बात कर रही हूँ 543 स्ट्रेंथ है हाउस की, 181 इस रिजर्वेशन आने के बाद 181 जो है एमपीज वो विमेन होंगी, और करंटली कितनी है 82 ओनली।
बहुत ही कम नंबर है ये, राइट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात क्या हो गई कि इंक्रीज होगा इन विमेन्स रिप्रेजेंटेशन। और अगर मैं ग्लोबली भी बात करूं तो इंडिया की रैंक बहुत लो है इन टर्म्स ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल लेजिस्लेचर्स। तो ये बिल इस चीज को बूस्ट करेगा, इट विल बूस्ट द नंबर ऑफ विमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। विमेन की लीडरशिप और एक पॉजिटिव चेंज आना, देखो ये स्टडीज कहती हैं दैट व्हेन विमेन हैव अ रोल इन लोकल गवर्नेंस, जैसे पंचायत हो गई फॉर दैट मैटर, इट लीड्स टू पॉजिटिव चेंज। अच्छा चलो पंचायत की बात ही आई है तो आपको पता ही है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। तो पंचायत की जब बात आती है तो कितने % रिजर्वेशन है, ऑलरेडी विमेन्स की सीट्स रिजर्व है, नहीं है, क्या होता है लोकल गवर्नमेंट में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। क्या पता सेम ही होता है ना, सर्च करना है खुद से। तो ये देखा गया है that women have a role in the local governance like panchayats, and it has led to positive change, it has led to empowerment, it has benefited the society as a whole. They are bringing unique perspectives, they are bringing unique initiatives, so that is also one point. Other point is अगर आप विमेन्स के लिए सीट रिजर्व कर रहे हो, it could help reduce the influence of politicians with criminal backgrounds, reducing the criminal influence in the politics, right? More women in the politics might lead to cleaner political environment, you never know that. Now जो क्राइम होते हैं अगेंस्ट विमेन, it will address that also, it will contribute to a safer environment for women, right? More women's in position in power, they can lead to better policies, better laws that will protect women, right? So ये जो एक, अगर मैं विमेन्स के वोटर पार्टिसिपेशन की बात करूं, इट इज सिग्निफिकेंट और रिप्रेजेंटेशन इज लो। तो ये जो गैप है, दिस बिल एम्स टू ब्रिज दैट गैप बाय ensuring the number of women in the elected positions aligns with the voting strength also, राइट। तो जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं अबाउट विमेन वो भी चैलेंज होंगे, पैट्रियार्कल नॉर्म्स जो है पॉलिटिक्स के अंदर जो कि मेल डोमिनेटेड है मोस्टली इंडियन पॉलिटिक्स, दैट विल ऑल्सो ब्रेक, राइट। इट विल ब्रिंग दैट चेंज बाय रिजर्विंग द सीट्स फॉर विमेन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इट विल ऑल्सो बूस्ट, राइट। सो दीज ऑल आर द थिंग्स। आई होप अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, ठीक है, आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, मैंने बात करी थी कि हम इसको आज डिस्कस करेंगे। इंडिया इज नाउ सेट टू लॉन्च समुद्रयान involving its first manned submersible called Matsya 6000 which will descend 6000 meters। अगर आप देखो सिंपल सी बात ये है, 3 man crewed मिशन है जिसके अंदर दिस मत्स्य 6000 के अंदर इट इज़ द फर्स्ट मैन सबमर्सिबल मत्स्य 6000, क्योंकि 6000 कम्स फ्रॉम 6000 मीटर इट विल डिसेंड इनटू द बे ऑफ बंगाल, राइट। और ये पूरा जो मिशन है वो है समुद्रयान मिशन। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं बिकॉज इंडिया इज नाउ सेट टू लॉन्च दिस। ये जो व्हीकल है मैन सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य 6000 जिसका नाम है, मैन है, 3 men 3 क्रू जाएंगे जो, इसको डेवलप किया है बाय NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई अंडर समुद्रयान मिशन। किस लिए? टू फैसिलिटेट ह्यूमंस इन डीप ओशन इन एक्सप्लोरिंग द मिनरल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली it will look into the biodiversity, the methane seeps in the oceans, right? It will ocean literacy के बारे में और पता चलेगा। और इंडिया 6 कंट्रीज में से एक बन जाएगा। It would make India only one among 6 countries to have piloted on a crewed undersea expedition। US, रशिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना, 6 कंट्रीज ये हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। ये जो मत्स्य 6000 है ये पानी में नीचे जाके डीप सी में 12 घंटे तक ऑपरेट कर सकती है। इट इज डिजाइन एंड विद दिस कैपेबिलिटी इमरजेंसी के केस में इट कैन ऑल्सो ऑपरेट अप टू 96 आवर्स, राइट। किससे बनी है? मेड ऑफ 80 mm थिक टाइटेनियम एलॉय जो कि विदस्टैंड कर सकता है प्रेशर ऑफ 600 टाइम्स ग्रेटर देन दैट एट द सी लेवल।
It relies only on gravity, water, lithium ion batteries for power. रही बात समुद्रयान मिशन की, तो समुद्रयान मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक मिशन है, जो साइंस और साइंस मिनिस्ट्री जिसको इम्प्लीमेंट कर रही है। डीप ओशन मिशन का ये मिशन पार्ट है जो कि गवर्नमेंट की जो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी है उसको सपोर्ट करता है, राइट। ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इस सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए है, टू स्टडी डीप ओशन रिसोर्सेज एंड कंडक्ट बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट्स। और ये इंडिया का पहला मैन्ड मिशन है टू एक्सप्लोर द डीप ओशन, ठीक है। नेक्स्ट इन न्यूज इज अनामुडी शोला नेशनल पार्क। मैप में देखोगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि मुन्नार के पास पड़ता है in Idukki, and it has turned into a very beautiful and lively green paradise. This place is flourishing with various forms of vibrant life. It's like a wonderful natural heaven, right, with greenery, with different animals, with different plants. तो यहाँ पर अनामुडी शोला नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं। ये केरला के अंदर पड़ता है। मैप देखो, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ मतलब मैप इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिना मैप के कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ इंश्योर कि आज आप इसको मैप में देखेंगे। और वो एक मैप आता है ना, मैं जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बता रही हूँ कि टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क हमने बहुत सारे कवर कर लिए हैं। आगे जो भी न्यूज़ में आएंगे साथ साथ उनको भी कवर करते जाएंगे। लेकिन वो एक 2-3 रुपए का मैप आता है, खुद से उसको वॉल पे पेस्ट करो पीछे अपने, और जो भी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, रिवर हमने कवर करी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको जाके लोकेट करो खुद से मैप में। और एटलस में जब आप आसपास बाकी और देखोगे तो चीज़ें दिखेंगी, क्लियर होंगी। और ये हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, मतलब कितने सारे नॉर्थ के, साउथ के, सेंट्रल पार्ट के सारे कवर कर चुके हैं, इवन ईस्ट के भी। सो वापस से ये सर्कल चलता जाएगा, जैसे जैसे चीज़ें न्यूज़ में आएंगी वापस से रिपीट होंगी। तो डेफिनेटली जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कवर हो जाएगा। बट मेक श्योर कि आप ये प्रैक्टिस ज़रूर शुरू कर दें, जैसे कि आज से ही शुरू कर सकते हो। ये नेशनल पार्क को एटलस में देखना और फिर मैप में जाके खुद से लोकेट कर लेना। उसके आसपास आपको ये दिखेंगी चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इराविकुलम नेशनल पार्क, वेरी फेमस एंड इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको भी लोकेट कर सकते हो, राइट। पंपडुम शोला नेशनल पार्क एंड इधर मतिकेतन शोला पार्क। तो ये सारी चीज़ें यूपीएससी कहीं से भी पूछ सकती है। वेजिटेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये सब देखने को मिलेंगे। और the unique thing in the dense shola woods that houses a dense patch of stunned trees with presence of lichens, mosses and climbers. फ्लोरा की बात करूं तो यहाँ पर आपको 174 स्पीशीज ऑफ हर्ब्स देखने को मिलेंगी। लेपर्ड्स, कैट्स, स्लोथ बियर्स, पैंथर्स, टाइगर, एलिफेंट, इंडियन बाइसन, ये सारी स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंदी स्कीम है, तो हम इसी को ही कवर करेंगे आज। दैट इज़ अबाउट श्रेयस स्कीम, ठीक है। तो विल टेक दिस अप, श्रेयस स्कीम के बारे में, क्या ये स्कीम है, क्यों ये न्यूज़ में है, और फिर रही बात जो रबर कल्टीवेशन की है वो हम उसको कल कवर करेंगे। श्रेयस स्कीम जो है अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर काफ़ी और स्कीम्स भी आती हैं, तो वो भी कवर कर लेंगे। सो 2014-15 से ये स्कीम चल रही है अंटिल 22-23। नाउ इट हैज़ बीन रनिंग फॉर दिस ड्यूरेशन। A total of 1628.89 crore rupees have been released to benefit this number of beneficiaries. अब ये चीज़ें न्यूज़ में आई, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है सिंपली श्रेयस स्कीम के बारे में जानना। इस स्कीम के अंदर 4 पार्ट्स हैं जो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड हैं, और इनमें से वन ऑफ दीज पार्ट इज फ्री कोचिंग स्कीम फॉर SC एंड STs। जितनी भी इसकी सब स्कीम्स हैं वो सारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, और इनमें से एक है फ्री कोचिंग स्कीम फॉर SC एंड OBC, जो कि कोचिंग प्रोवाइड करता है SCs और OBC को, जिसका पर्पस है कि उनको गुड क्वालिटी कोचिंग मिल जाए उन कैंडिडेट्स को जो SC ST हैं और जो अपीयर करना चाह रहे हैं इन कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, राइट। तो
ये फ्री कोचिंग स्कीम है फॉर SCs एंड STs। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है थोड़ा सा इस स्कीम के लिए, फैमिली इनकम अप टू 8 लाख होनी चाहिए अगर स्कीम का बेनिफिट लेना है। स्टूडेंट रेशो 70-30 का रेशो है, 30% स्लॉट्स रिजर्व्ड है फॉर फीमेल्स इन ईच कैटेगरी, राइट। 70% SCs के लिए, 30% OBC के लिए, और इनमें से भी 30% रिजर्व्ड है फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, राइट। अगर नॉन अवेलेबिलिटी है, इफ देर आर लाइक आरंट एनफ SC कैंडिडेट्स, तो मिनिस्ट्री क्या कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है रेशो को, बट दे मेक श्योर, दे मस्ट एंश्योर दैट एटलीस्ट 50% स्टूडेंट जो है वो SC कैटेगरी से होने चाहिए। फिर उसके बाद टॉप क्लास एजुकेशन फॉर SCs, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस स्कीम दैट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट। इसका गोल यही है ताकि आप उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दो टू दी SC स्टूडेंट्स। ये स्कीम सपोर्ट करती है SC स्टूडेंट्स को परस्यूइंग एजुकेशन, ताकि वो परस्यू कर सके 12th क्लास के बाद भी, मतलब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। स्कॉलरशिप कॉन्टिन्यूएशन है, एक बार दे दी तो स्कॉलरशिप विल कंटिन्यू थ्रू आउट द स्टूडेंट्स कोर्स जब तक, एज लॉन्ग एज दे परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली। फैमिली के में इनकम 8 लाख तक की होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। और इसके अंदर ये स्कीम 266 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस को कवर करता है, राइट। सो इट इंक्लूड्स लाइक IIMs, IITs, NITs, IIIT, एम्स। तो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है जिसमें ट्यूशन फीस, नॉन रिफंडेबल चार्जेस, ऑल एकेडमिक अलाउंसेज, एक्सपेंसेस, द स्कीम प्रोवाइड दिस फाइनेंशियल सपोर्ट। उसके बाद इसी स्कीम के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये अम्ब्रेला स्कीम है, तो सारी कवर कर लेते हैं आज लगे हाथ। नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर SCs, ये भी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ही है टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग SCs, डीनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स। तो पर्पस ये है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम दीज ग्रुप्स, ताकि वो अपने मास्टर्स या PhD लेवल कोर्सेज को अब्रोड इफ दे वांट टू परस्यू, तो उनको सपोर्ट कर सके। फैमिली इनकम 8 लाख से कम अप टू 8 लाख, और दे शुड हैव स्कोर मोर देन 60% मार्क्स इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। एज क्राइटेरिया भी है 35 साल तक की एज, और दे शुड हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन टॉप 500 QS रैंकिंग फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, तभी आपको यहाँ पर इस स्कीम का फायदा मिलेगा। और एक और नेशनल फेलोशिप फॉर SC स्टूडेंट्स, फेलोशिप प्रोवाइड करी जाती है टू दी SC स्टूडेंट्स ताकि वो हायर एजुकेशन अगर परस्यू करना चाहते हैं लीडिंग टू MPhil और PhD, तो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। एंड वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक साइंस हो गया, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, एंड सपोर्ट इज फॉर दोज हु आर परस्यूइंग MPhil और PhD डिग्रीज इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, या फिर यहाँ अब्रोड का कॉन्सेप्ट नहीं है, इंस्टीट्यूशन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। स्कीम ऑफर करती है 2000 न्यू स्लॉट्स पर ईयर जिन्होंने क्वालिफाई कर रखे होते हैं ये टेस्ट, ठीक है। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा ये सब कुछ। थोड़ी सी लेंथी मैंने बोला ही था ये स्कीम है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अब न्यूज़ में आई है तो इसका एवरी एस्पेक्ट वी हैव टेकन केयर ऑफ, ताकि कहीं से भी प्रीलिम्स में भी सवाल आए तो आप लिख सको। मेंस के लिए भी एनीवे इंपॉर्टेंट है GS पेपर 2 से। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छे लग रहे हैं। इफ येस देन डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स, do share it with other friends, and do subscribe to the channel also. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning everyone. All the best. Take care.